नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को औपचारिक रूप से रवाना किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख से पार। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। मिजोरम सरकार ने आज मध्य रात्रि से सप्ताह भर से सख्त लॉकडाउन का निर्णय लिया। ओडिशा सरकार ने इस महीने की 26 तारीख से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खोलने का निर्णय किया। यूरोप में भीषण बाढ़ से 170 लोगों की मौत और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसका उद्देश्य संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज सदन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संसद का वर्षाकालीन सत्र कल से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सांसदों से कोविड महामारी की स्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने और सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया। वर्षाकालीन सत्र के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के हवाले से सूत्रों ने बताया कि सत्र के दौरान 29 विधेयक पेश किए जाने हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में विचार विमर्श के लिए व्यापक सरोकार वाले मुद्दों का प्रस्ताव किया। इसमें कोविड स्थिति, किसान आंदोलन, सहकारी संघवाद से संबंधित मुद्दे, सीमा पर चीन की कार्रवाई शामिल है। बैठक में 20 राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। संसद सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। हिंदी परिचर्चा रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल पर तथा अंग्रेजी परिचर्चा एफएम रेनबो चैनल से प्रसारित होगी। परिचर्चा में भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के डॉक्टर अमी याज्ञनिक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अमरजीत कौर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर सीमा मलिक भाग लेंगे। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कल ओलंपिक खेलों के लिए नई दिल्ली से टोक्यो के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को औपचारिक रूप से विदाई दी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 54 एथलीट, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित 88 लोगों का दल टोक्यो रवाना हुआ। तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन सहित 8 खेलों के खिलाड़ी और सहायक कर्मचारियों का दल टोक्यो गया है, जिसमें सबसे बड़ा दल हॉकी का है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये दल देश को गौरवान्वित करेगा। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव न हो, इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और टोक्यो में भी कोई दिक्कत न आए, उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलना खिलाड़ियों के जीवन भर के प्रयासों और तैयारियों का परिणाम है। भारत के 127 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले रियो ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था। टोक्यो ओलंपिक पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नाविकों नेत्रा कुमानन, विष्णु सरवनन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर के बारे में। 21 अगस्त 1997 को चेन्नई में जन्मी नेत्र कुमानन भारत की 10वीं और पहली भारतीय महिला नाविक होंगी जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे महिलाओं की लेजर रेडियल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। 23 वर्षीय नेत्र ने ओलंपिक खेलों का टिकट अप्रैल में ही हासिल कर लिया था, जब उन्होंने ओमान में मुसन्नाह ओपन चैंपियनशिप की लेजर रेडियल प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये एक एशियाई क्वालिफायर इवेंट था। नेत्र नौकायन में विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, जब उन्होंने अमेरिका के मियामी में 2020 के विश्व कप का कांस्य पदक जीता। ओलंपिक क्वालीफायर और एक नाविक परिवार से आने वाले विष्णु सरवनन का जन्म 24 फरवरी 1999 को हुआ था। उन्होंने 2 वर्षों तक माल्टा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेना में रह चुके पिता रामचंद्रन सरवनन ही उनके कोच हैं। विष्णु ने अप्रैल में मुसन्नाह ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के लेजर स्टैंडर्ड इवेंट को जीतकर ओलंपिक खेलों के लिए अपना टिकट बुक किया। विष्णु वर्ष 2016 में युवा राष्ट्रीय चैंपियन बने और 2017 में वे नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। 23 वर्षीय विष्णु ने क्रोएशिया में 2019 लेजर अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसके बाद उन्होंने इटली में लेजर यूरोपा कप में रजत पदक हासिल किया। वहीं केसी गणपति और वरुण ठक्कर दोनों के लिए स्कूल छोड़ने से लेकर 2020 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक का सफर काफी शानदार रहा है। दोनों ही नाविक चेन्नई में पैदा हुए और पले बढ़े तथा दोनों ने ही एक ही क्लब में अपने करियर की शुरुआत की। एक टीम के रूप में वरुण रोविंग करते हैं, जबकि गणपति शीर्ष पर होते हैं। इन दोनों नाविकों ने पहली सफलता उस समय हासिल की जब वर्ष 2014 में 29 ER श्रेणी से आगे बढ़कर 49 ERS में हिस्सा लिया। 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में नौकायन में कांस्य पदक जीतने पर दोनों नाविकों ने पहली बार बड़ी सफलता का स्वाद चखा। इसके बाद 2019 में गणपति और वरुण की जोड़ी अबू धाबी में 49 ER और 49 ER FX एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रही। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक क्विज श्रृंखला में देश भर के श्रोता बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के भिलाई के श्रेयांश घरदे प्रतियोगिता के विजेता बने हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्रेयांश ने कहा, मैं ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस क्विज का विजेता चयनित किया। खिलाड़ियों को यह कहना चाहता हूं कि आज जब वे रवाना हो रहे हैं तो वे एक खिलाड़ी के तौर पे जा रहे हैं, परंतु जब वे वापिस आएंगे तो वे जरूर एक चैंपियन के रूप में आएंगे। साथ ही खिलाड़ी कभी ये न सोचे कि वे स्टेडियम में अकेले परफॉर्म कर रहे हैं। उनके साथ पूरा देश है, 130 करोड़ भारतीय साथ खड़े हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जरूर इतिहास रचा जाएगा। जय हिंद। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007।
आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख के पार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 46,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण का नया चरण पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ था। इसके तहत कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 21,18,000 लोगों को पहला टीका और 2,33,000 से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया। देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 12 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 48,50,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके का पहला डोज दिया गया। देश भर में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। कल 43,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 2 लाख से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4,24,000 रह गई है। संक्रमण दर 2.21% है और दैनिक संक्रमण दर 1.91% है। 560 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण और नमूना परीक्षण में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण और इसके प्रसार को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी ध्यान में रखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों का इंफ्रारेड थर्मामीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में संक्रमण अधिक है वहां से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण को अनिवार्य किया जाए। उधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दरमियान 106 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 6 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड-19 के नमूनों की जांच हुई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उधर प्रदेश 4 करोड़ 361 से अधिक टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में 581 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट में से 166 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा 25 तारीख से शुरू होने वाली थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद कांवड़ संघों ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि क्या सरकार यात्रा को सांकेतिक तौर पर आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को और गति देने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कोविड नियमों के पालन और व्यापक टीकाकरण से ही तीसरी लहर से बचा जा सकता है। हमने सबको कह दिया कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिया कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। कोई अगर पीड़ित है तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा। बिहार में कोविड के नए मामलों में काफी कमी आ रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.57% हो चुकी है। बेहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कहा है कि घरों में बिस्तर पर पड़े बीमार लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। बीएमसी ने एक ईमेल आईडी जारी किया है जिस पर बीमार लोगों के टीकाकरण के लिए आवश्यक सूचना मांगी गई है। ईमेल आईडी पर उन लोगों के बारे में सूचना भेजी जा सकती है जो स्वयं जाकर टीका लगवाने में असमर्थ हैं।
राज्य सरकार ने बिस्तर पर पड़े मरीजों के कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दे दी। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है और उनकी स्थिति में अगले 6 महीनों तक सुधार होने की संभावना नहीं है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऐसे मरीजों का ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद उनका टीकाकरण किया जाएगा। रोगियों की योग्यता के बारे में उनके करीबी रिश्तेदारों या देखभाल करने वालों द्वारा सूचित सहमति के साथ एक चिकित्सक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कल कोविड के 2,205 नए मरीजों का पता चला। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कल 2,802 रोगी स्वस्थ हुए और उन्हें छुट्टी दे दी गई। ओडिशा में अब तक 1 करोड़ 40 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,12,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। 1,539 गर्भवती महिलाओं को भी कोविड वैक्सीन लगाई गई है। राज्य में संक्रमण दर कम होकर 3% पर आ गई है, जबकि पिछली मई के पहले सप्ताह में करीब 24% थी। मिजोरम सरकार ने आज मध्यरात्रि से इस महीने की 24 तारीख तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। आइजोल नगर निगम क्षेत्र में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू रहेगी, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर कोविड स्थिति के अनुसार पाबंदियां लागू करेगा। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ये फैसला किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि महामारी पर नियंत्रण के लिए लोगों की आवाजाही और उनकी गतिविधियों पर अधिक पाबंदियां जरूरी हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार और निजी कंपनियों के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि बैंकों और डाकघरों में न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज होगा। सभी बाजार और किराने की दुकानें बंद रखी जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। राज्य के बाहर से सामानों की ढुलाई आवश्यक नियमों के अनुपालन के साथ होगी। धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, पार्कों, पिकनिक स्थल, थिएटर, सामुदायिक भवनों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को भी बंद रखा जाएगा। मिजोरम से ईरान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। ओडिशा सरकार ने इस महीने की 26 तारीख से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल में शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि इन ऑफलाइन कक्षाओं में आने का फैसला विद्यार्थियों का होगा। 10वीं और 12वीं सहित अन्य सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। राज्य सरकार जल्दी ही इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी। सऊदी अरब में आज से 5 दिन का वार्षिक हज शुरू हो रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हज काफी छोटे पैमाने पर आयोजित किया गया है। सऊदी अरब प्रशासन ने हज यात्रियों की संख्या 60,000 तक सीमित कर दी है। इसमें केवल स्थानीय लोग ही शामिल होंगे जो पवित्र मक्का से यात्रा शुरू करके मिना में जमा होंगे। इस वर्ष हज में केवल 18 से 65 वर्ष की आयु के वो ही लोग शामिल किए गए हैं जो कोविड टीका लगवा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को औपचारिक रूप से रवाना किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख से पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। मिजोरम सरकार ने आज मध्य रात्रि से सप्ताह भर के सख्त लॉकडाउन का निर्णय लिया है। ओडिशा सरकार ने इस महीने की 26 तारीख से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया। यूरोप में भीषण बाढ़ से 170 लोगों की मृत्यु और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। यूरोप में भीषण बाढ़ से 170 लोग मारे गए हैं। इस सप्ताह में आई बाढ़ में अनेक मकान नष्ट हो गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जर्मनी में बाढ़ में 143 लोगों की मौत हुई है। इसे आधी सदी से भी अधिक समय की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा बताया जा रहा है।
सैकड़ों लोग लापता हैं। पानी में डूबे होने के कारण कई स्थानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बेल्जियम में राष्ट्रीय आपदा केंद्र के अनुसार 27 लोगों की मौत हुई है। लगभग 133 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इधर मुंबई और उसके उपनगरों में कल देर रात मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। भीषण आंधी की वजह से दक्षिणी मुंबई में कई हिस्सों में सिर्फ 4 घंटे में ही 180 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार ठाणे, रायगढ़, पालघर और मुंबई में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर पानी भरने से अगली सूचना तक पश्चिम रेलवे अप और डाउन की लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई है। इस बीच दादर, परेल, सायन, कुर्ला में भारी जलभराव की सूचना है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दिन में 3 बजे से होगा। सभी की निगाहें कप्तान शिखर धवन पर रहेंगी। भारतीय टीम में देवदत्त पडिक्कल, नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती और कृष्णप्पा गोवथम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग प्रसिद्ध राजनेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की 103वीं जयंती पर आज श्रद्धांजलि के तौर पर नेल्सन मंडेला अ मसीहा ऑफ फ्रीडम नाम की 14 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित करेगा। ये वृत्तचित्र दक्षिण अफ्रीका के इस महान नेता के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। ये फिल्म वर्ष 1990 में उनकी ऐतिहासिक भारत यात्रा को दिखाती है, जिसमें भारत और यहां के लोगों का उनके प्रति सम्मान और स्नेह दिखाया गया है। फिल्म प्रभाग की वेबसाइट filmsdivision.org या यूट्यूब चैनल youtube.com/user/filmsdivision पर इसे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने के ठोस उपाय किए जाएंगे। कश्मीर से अपना घर बार छोड़ने को बाध्य हो गए ये कश्मीरी पंडित देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। उपराज्यपाल ने आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कश्मीरी पंडितों के कई परिवार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और देश के अन्य भागों तथा विदेशों में भी रह रहे हैं, जो अपने घर वापस लौटने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इन लोगों से संपर्क करने का व्यापक प्रयास शुरू करेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कश्मीरी पंडितों की पूरी आबादी का पंजीकरण जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ हो। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए निर्धारित लाभ इस श्रेणी में आने वाले सभी तक पहुंचे। उन्होंने कश्मीरी प्रवासी कर्मियों की आवास व्यवस्था का काम पूरा करने की समय सीमा तय करते हुए कहा कि इस वर्ष नवंबर तक गांदरबल में आवास व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान है। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बौछारें गिर सकती हैं। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। लेह में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुजफ्फराबाद में तेज हवाएं चल सकती हैं और तापमान 22 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
गुवाहाटी में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उधर इम्फाल में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। शिलांग में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। आइजॉल में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। गैंगटोक में बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा हो सकती है। अगरतला में भारी बारिश होने की संभावना है। पोर्ट ब्लेयर में एक दो स्थानों पर बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दीव में बादल छाए रहेंगे। पणजी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। शिमला में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अगाथी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है तो पुदुचेरी में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और देवेंद्र अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा इस वर्ष नहीं होगी। जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर यह खबर है। लोक सत्य, जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने कोविड संक्रमण के लिए अगले 100 दिन की अहमियत बताते हुए लिखा है, तीसरी लहर से बचने के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी। राजस्थान पत्रिका ने बड़े अक्षरों में लिखा है, दुनिया में रोज आ रहे 9 लाख नए मामले। एक महीने पूर्व सिर्फ 3 लाख थे, इसलिए लापरवाही न बरतें। कोरोना अभी गया नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया, डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में फैला। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले उत्साहित खिलाड़ियों के चित्र भी अखबारों में है। 18 खेलों में 127 खिलाड़ी भाग लेंगे। हिंदुस्तान ने शुभकामनाएं शीर्षक से लिखा है, निश्चय कर अपनी जीत करो। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, भारतीय नौसेना को मिले 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, बढ़ेगी नौसेना की लड़ाकू क्षमता। हरी भूमि की सुर्खी है, 60 हेलीकॉप्टरों की अमेरिका ने पहली खेप सौंपी। पत्र ने भारत अमेरिका के मजबूत होते रक्षा संबंधों को विस्तार से दिया है। राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों की हलचल पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर लिखा है, गर्मी और उमस से बेहाल दिल्लीवासियों को मिल सकती है राहत। दिल्ली में अगले कुछ दिन बारिश के आसार। अमर उजाला की बड़ी सुर्खी है, विश्वविद्यालयों में 1 अक्टूबर से नया सत्र, कोरोना काल में पढ़ाई शीर्षक से पत्र लिखता है, शैक्षणिक सत्र का नया कैलेंडर जारी। ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। दैनिक भास्कर ने दक्षिण अफ्रीका में हिंसा और भारतीय समुदाय को निशाना बनाने की खबर पर लिखा है, भारत सरकार के दखल के बाद दक्षिण अफ्रीका के मंत्री दंगाग्रस्त इलाकों में भारतीयों से मिलेंगे। यूरोप में बारिश और भूस्खलन से हुई बर्बादी का जिक्र भी अखबारों में है। दिल्ली हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल से विमानों की आवाजाही 22 जुलाई से शुरू होने की खबर भी अखबारों में है। दिल्ली से सटे नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबर भी इसी के साथ अखबारों ने दी है। दिल्ली की बसों में सफर के लिए वन दिल्ली मोबाइल ऐप से टिकट खरीदने पर किराए में 10% छूट के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी, लिखा है हिंदुस्तान और अमर उजाला ने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को औपचारिक रूप से रवाना किया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। मिजोरम सरकार ने आज मध्य रात्रि से सप्ताह भर के सख्त लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। ओडिशा सरकार ने इस महीने की 26 तारीख से 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। यूरोप में भीषण बाढ़ से 170 लोगों की मौत
और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।